बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और वफाकी बजट के हवाले से जो बातें अभी भी ज़ेर बहस हैं हम भी उनको ही शामिल गुफ्तगू रखेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या वफाकी बजट मंजूर होगा नहीं होगा, इसमें जो मुश्किलात दिखाई दे रही हैं आवाम के लिए और कहा यह जा रहा है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये बातें किस हद तक हकीकत पर मबनी है। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि इसमें आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ हैं, आवाम को सिर्फ सब्र करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। इस बजट में जितने भी आवाम के लिए रिलीफ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने आएंगे। तो कितना सब्र करना होगा, कितना तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना होगा आवाम को, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम ऑपोजिशन के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ऑपोजिशन अरकान कुछ नाला भी नज़र आ रहे हैं, कुछ शिकवे शिकायतें भी हमारे सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कम आमदनी वालों पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। MQM की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। गो कि उनके हवाले से हम हतमी अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शिकवे शिकायत सामने आ रही हैं कि इस बजट को हम आवाम दोस्त बजट नहीं कह सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान बी है या कोई और ऑप्शन मौजूद है कि जिस तरह से अपोजिशन जमातें भी शिकवे शिकायत कर रही हैं, आवाम की जानिब से भी शोर शराबा हो रहा है, हंगामा आराई हो रही है, तो इस बजट में कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा कर सके हुकूमत। क्या हुकूमत के पास इतना कोई प्लान बी या ऑप्शंस मौजूद हैं या फिर इतना पोटेंशियल है कि वो इस बजट को चेंज कर सके। क्योंकि इससे कबल भी हमने अपने प्रोग्राम्स में यही बात की है कि ये बजट फुल फ्लेज्ड IMF डिक्टेटेड बजट है। अगर हुकूमत चाह के भी तब्दीलियां कर सके तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी, तो फिर ऐसे में आवाम पे ही सारा बोझ आएगा। महंगाई और बेरोज़गारी की अगर सब बातें कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी की अगर हम बात करें तो इंतहाई उरूज पर है, फिर आने वाले वक्त में हमें कितनी बर्दाश्त करनी है, कितनी सख्त से सख्त शराइत IMF की हमने माननी है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और अगर हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो बजट में तब्दीलियां कर सके तो फिर वो बजट में तब्दीलियां क्या करेगी। क्योंकि MQM ने 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा भी कर दिया है। क्या ये मुतालबा काबिल मंजूर है या नहीं है, या हुकूमत इसको तस्लीम करने की ख्वाह है या नहीं, इसको भी हम ज़रूर गुफ्तगू में शामिल करेंगे। कुछ सवालात अपने मेहमानों की जानिब रखेंगे, मेहमानों का तारुफ पर आते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। सज्जाद तरीन साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। इकोनॉमिस्ट नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक और सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहेंगे। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहेंगे। ये जो बातें जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी की कि सर अभी तक ये मामला ज़ेर बहस है कि ये बजट इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, इसकी मंजूरी दी जाएगी या नहीं, या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन है कि वो तब्दीलियां कर सके ना कर सके। एक बात साथ ही चल रही है कि ये फुल फ्लेज्ड IMF डिक्टेटेड बजट है, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन हो भी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती ना। देखो उमा, मैं आपको बताऊं कि बजट तो पास होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना नाराज़ लोग या अपनी अपनी तजावीज़ दे रहे हैं, ये अगले मतलब 2 दिन में आप देखिएगा ये सब लाइन में खड़े होंगे और बजट मंजूर होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 30 जून से पहले पहले हमने बजट मंजूर करना है। बजट मंजूर होगा तो मुल्क चलेगा, हमारा दिफा चलेगा। एक बात तो ये तय है। दूसरी बात यह है कि ये जो IMF का आपने कहा, इसमें जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं आम आदमी के लिए, जो पहले ही आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो चुकी है। आप खुद कई दफ़ा अपने इस प्रोग्राम में इजहार कर चुकी हैं बाज़ार में चीज़ें ख़रीदने के लिए, और मतलब दुकानदार ये कहते हैं जी आपने नहीं लेनी तो आप चले जाएँ, ठीक है। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पहले ही है। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कारोबार था, प्रॉपर्टी का कारोबार हुआ करता था, लोग प्रॉपर्टी में पैसे लगाते थे, उसमें टैक्सेस इतने आ रहे हैं कि वो भी पहले ही जो बैठ गया है सारा कारोबार। और अब उसमें मज़ीद जो है मतलब 30 जून के बाद जो है 1 जुलाई से फिर और जो टैक्सेस लगेंगे उसमें और मसाइल बढ़ जाएंगे। IMF से हमने कर्ज़ लेना है और IMF जो कहेगी हमने उसमें से उनकी उस पर अमल दरामद करना है। बजट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, जो हुकूमती अखराजात हैं, जो मैं समझता हूँ वज़रा के अखराजात हैं, जो बाकी लोगों के अखराजात हैं, वो तो देखें आप फौरी तौर पर कम करें।
वो तो आपके अख्तियार में है ना। ये जो 6-6 गाड़ियाँ लेके फिरते हैं, ये 6-6 गाड़ियों को प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं, ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है। अब आप देखें कि एक आदमी जो 45,000 रुपये तनख्वाह लेता है, ये सवाल वज़ीर ख़जाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, उसकी तो आपने सिम बंद कर दीजिए, आप टैक्स नहीं देते। बाबा जो अरबों रुपए की ये जो दुबई लीक्स आई हैं जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उस पर वज़ीर ख़जाना का हलक खुश्क हो गया था जवाब देते हुए, क्योंकि वो बड़े लोग थे ना। तो गरीबों पे आप बोझ डाल रहे हैं और बड़े लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। ये एक इनको प्लान करना पड़ेगा। और इसके साथ जो करप्शन, 2 नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग है, उसको रोकना पड़ेगा। फिर कहीं जाके सूरत हाल बेहतर बनेगी। अगर ये अपनी मराहत कम नहीं करेंगे, अपनी मराहत में मुसलसल इजाफा करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सर बड़ी अच्छी 2 आपने सजेशंस दी हैं। मैं अब्दुल्ला गुल साहब से डिस्कस करना चाहूँगी। सर जिस तरह से हम कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान है या कोई ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो इस वफाकी बजट में कुछ तब्दीलियाँ करें, तो उस पर सजाते साहब ने जो सजेशंस दिए हैं कि एक तो करप्शन ख़त्म करें, दूसरी सजेशन उनकी जानिब से ये आई है कि जितना बोझ आवाम पे डल रहा है, अगर थोड़ा सा अशराफिया पे डल जाए, थोड़ा सा सरकारी अफसरान पे डल जाए और उनकी मरात, उनकी शाही खर्चियाँ कम हो जाएं, तो शायद आवाम को रिलीफ मिल सकता है। सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि अभी जब तक से हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, हमारे पास वज़ीर ख़जाना वो नहीं आता जो कि मुल्क के सूरत हाल को, इकॉनमी को, उसकी मईशत को बेहतर कर सके, बल्कि वो आता है जो IMF और वर्ल्ड बैंक से बेहतर तरीके से नेगोशिएट करके, अगर उन्होंने आपको 1 बिलियन देना है तो वो 1.5 बिलियन ले ले, अगर उन्होंने आपको 6 महीने का टाइम दिया है तो वो शायद 4 महीने का ले ले। ये है बात। पहली बात यह है कि उसका काम बिल्कुल नहीं है, जो हमारा वज़ीर ख़जाना जो भी है आजकल और उससे पहले भी, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बेहतर नेगोशिएट कर सकें। ये है असल बात। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे। आप अभी देखिए ना, जो ज़मीन का जो DC रेट है, जिसको कहते हैं डिप्टी कमिश्नर रेट है, उसके अगर आप ऊपर लगाएंगे तो प्रोडक्शन क्या है, एक जो एकड़ ज़मीन है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदन, जो कन्वेंशनल क्रॉप्स लगाते हैं उसके अंदर आपको तकरीबन कोई 70,000 80,000 रुपया फी एकड़ जो है आपको टोटल मिल मिला के आमदन होती है, जिसमें आधा खर्चा हो जाता है। अभी इसके ऊपर 45,000 रुपया फी जो एकड़ है वो टैक्स लगा दिए। मुझे बताएं कि किसान क्या करेगा। अभी जो आपने गंदम की हालत देख ली, वो मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब जरूर ये बताएं कि वो जो गंदम चोरी की गई, 300 बिलियन का जो पाकिस्तानी कौम को टीका लगा गया है जो निगरान हुकूमत के दौर में, वो किसके खाते में डाले। फिर बात ये आती है दरमियान में गरीब आदमी की। आपने बिल्कुल गरीब आदमी का, तो अब देखें ना, पिसना तो बहुत दूर की बात है, पिस तो वो पहले ही गए थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो बगावत पर आमादा हो जाए। कश्मीर के अंदर हमने देखा कि लोगों ने अशराफिया की ऊपर जो है और हुकूमत के ऊपर जो है वो बाकायदा आवाज उठाई और उनकी बातें मानी गई, उनकी मांगे पूरी की गई, उनको सस्ता आटा मिला, उनको सस्ती बिजली मिली। पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान के लोग क्या इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तान में वो गंदम पैदा नहीं होती जो हम कश्मीर में देते हैं और उनको अर्जा निर्खों पे देते हैं? वो हमारे भाई हैं और हमें देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले लोग हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं। अब जो तीसरी बात है इसके अंदर वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि वजारतों के हवाले से वज़ीर ख़जाना खुद कह चुके हैं कि वो हम वजारतें कम करेंगे। उसके लिए क्या रोड मैप दिया गया है वो आपके सामने कोई पता नहीं चलेगा। उन्होंने अशराफिया के लिए क्या जो है वो कटौतियां करनी है वो अभी तक आपको पता नहीं है। उन्होंने जो बड़े देखे ना, इंडस्ट्री के लिए क्या आपने रिलीफ दिए हैं। एक मुल्क में जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर आप IMF जो कहेगा आपने हाथ काट के उनके हाथ में रख दिए हैं। अब जो करेगा IMF करेगा। वो जो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया, शेर आ गया तो फिर क्या करेगा वो? भाई जो करेगा शेर करेगा, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। IMF करेगा जो करेगा, और IMF आपका दोस्त नहीं है। हम जानते हैं कि IMF की निगाहें और मगरिब की निगाहें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आके अटक चुकी हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना कमजोर किया जाए कि मुआशी तौर पर कि वो आपके जो है वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाए और हम कहें कि रोटी अच्छी है या बम अच्छा है। ये हालत जो है वो हमारी लाई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि बेरोजगारी से जवान जो है वो बिल्कुल बदजन हो गया और मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्री नहीं लग रही, बल्कि जो लगी हुई है वो बंद हो रही है। हुमा बीबी 2000 से ज्यादा यूनिट बंद हो चुके हैं पिछले 2 साल के अरसे में। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इट इज अ सैड सिचुएशन।
सर इसका कसूरवार कौन है? और अब जो शोर मचाया जा रहा है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं है, तो क्या इससे पहले पेश होने वाले बजट कभी आवाम दोस्त थे? कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। अवाम दोस्त कौन से थे? ये तो सिर्फ हुक्मरान दोस्त होते हैं बजट। उनकी अपनी हुक्मरानी की मुद्दत जो है वो तवील हो जाती है उनके अपने। और ये जो आपने कहा कि वो जो अभी बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो आपको 2-3 दिन के अंदर जो है बजट पेश होता नजर आएगा, ये सब अपने दाम बढ़ा रहे हैं, अपने रेट बढ़ा रहे हैं कि उनको किसी की मिनिस्ट्री का लालच है, किसी को अपनी जाती मुराद का लालच है, किसी के अपने केस खत्म होने का लालच है। वो अपना अपना भाव लगा के कौम का सौदा कर चुके हैं। तो क्या कभी सियासी जमातों के अरकान अवाम का भी सोचेंगे सजाद तरीन साहब, या फिर अपने ज़ाती मफादात को ही बालाए ताक रखते हुए मुतालबात करेंगे? क्योंकि अगर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करें तो ये ज़राए ख़बर दे रहे हैं कि उनके भी तमाम तर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और पंजाब में इंतज़ामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। तो सर, क्या पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में आवाम की भलाई और आवाम की फलाह का सोच सकेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो आपने जुमला कहा कि उन पंजाब में इंतज़ामी ओहदे वो मांग रहे हैं, इसका मतलब है ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, कि बजट हम मंजूर नहीं कराएंगे जी, हमें इंतज़ामी ओहदे दे दें, हमें ये दे दें, हमें वो दे दें। बात यह है कि आप इंतज़ामी ओहदे लेके अपने मफादात और अपने काम और अपने मनपसंद अफसरान को तो वहाँ लगवा लेंगे, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। देखें, पीपल्स पार्टी वालों से आप बात करें, वो कहते हैं जी हमने मुल्क के लिए हमारी लीडरशिप की शहादतें दी हैं, हमने स्ट्रगल किया है। पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी थी, एक अवाम के मसाइल हल करने वाली पार्टी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बजट पर जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोगों का जो रोल रहा है, जो किरदार रहा है, वो मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है। और पीपल्स पार्टी वाले इसको पास कराएंगे बजट को, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये पास ना कराएं। ये कोशिश, इनको पता है कि बजट तो पास हो जाना है, हुकूमत को भी पता है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी अपने लिए मराहत और अपने लोगों के लिए मराहत दे सकें वो ले लें। भाई, आप ये बात कर रहे हैं इंतजामी होते थे, आप ये बात क्यों नहीं करते कि जनाब इसमें टैक्स कम करें, गरीबों पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो कम करें, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इंतजामी ओहदों की बात नहीं हो रही, तरक्याती फंड्स की भी बात हो रही है। लेकिन तरक्याती फंड्स भी ये लेंगे, वो आपको पता है कहाँ जाते हैं, उस पर फिर किसी दिन प्रोग्राम में बात करेंगे। इन लोगों का हुमा गरीब आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनके पास जितनी दौलत है, इनकी दौलत में हमेशा इजाफा होता रहा है, ये आम आदमी के लिए सोचते ही नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से आप बात करें ना कि आवाम के लिए इनके पास कोई ना रिलीफ पैकेज है, ना आवाम का वो सोचना चाहते हैं ब्रिगेडियर साहब, तो फिर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं कि इस बजट में आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस मौजूद हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे? जी, आई थिंक जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में इन्होंने टेक ओवर किया, उससे पहले इवन जो इंटरिम गवर्नमेंट थी और श्रीलंका बनने की बातें हो रही थी, तो उससे तो हालात थोड़े डेफिनेटली बेहतर हुए। लेकिन जितना आई थिंक, और इसमें एलीट का ही मेन रोल है बेसिकली, जो हमारी अशराफिया जिसको बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली लुक एट देयर लाइफस्टाइल, कंपेयर के जो क्लास गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। और समहाउ इसमें आपने देखा कि हैज और हैव नॉट्स में और परसिस्टेंटली, ये कोई आज की बात नहीं, पिछले 30-40 साल से इंक्रीज ही हुआ है। तो दे हैव टू रियलाइज, इसमें आई थिंक लोगों का ये भी कमेंट था कि अगर आईएमएफ की कंडीशन जो है आम आदमी पे ही लगानी है, तो व्हाई नॉट ऑन द एलीट, जो लेट्स से पैसे वाला तबका है या असेंबली। मेरा तो ये सजेशन होगा कि 2-3 साल के लिए एमएलए, एमपीज और बड़े अफसरान जो हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट से तनख्वाह ही ना लें, इस तरीके से खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बजट क्यों बढ़ाया जाए? सर, मुझे ये बात नामुमकिन लगती है, क्योंकि वहां तो 4-4 इजाफी तनख्वाहों की बात होती है। जी एग्जैक्टली। अभी मैं वो कंपेयर कर रहा था, मरहूम शहीद इब्राहिम रईसी, जब शहीद उनका घर दिखाया गया, 2 कमरों का घर था, मैं फिर उसमें शायद एक आधा बेड लगा। जस्ट इमेजिन कि आप बात क्या करते हैं। इवन आई वुड से कि इंडियन जो लीडरशिप उससे कंपेयर कर लें, तो हमारे जो आई थिंक जो स्टाइल है एलीट का, वो ऑलमोस्ट अरब वर्ल्ड जितना है, डिस्पाइट के पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफ इज इनफ। इनके पैलेसेस देख लें, इनके महलात देख लें, हर एक पार्टी के रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी, मैं नाम नहीं लूंगा। एक तो ये है कि रियलाइजेशन हो कि इस तरीके से नहीं चल सकती। बाकी तनख्वाहदार तबके को एक तरफ रिलीफ दी गई है, दूसरी तरफ जो है फिर वही इशू है कि टैक्सेस आएंगे भी जुलाई के बाद, पता चल जाएगा 1 जुलाई के बाद क्या हो रहा है। सर, इसके हवाले से जो एमक्यू मुतालबा कर रही है, मैं नईम सिद्दीकी साहब से जानना चाहूंगी, क्या ये मुतालबा हुकूमत तस्लीम कर सकती है? नईम सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम कह रही है कि 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म कर दिया जाए।
जी शुक्रिया हुआ। देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये बजट एज इट इज ही पास होगा, और अगर इसमें किसी के ऊपर अगर जुल्म ढाया गया तो आवाम पे ही होगा, सैलरी क्लास पे ही होगा, बिजनेसमैन पे ही होगा, छोटे बिजनेसमैन पे होगा। जो एलीट क्लास है उस पर तो कोई टैक्सेस में चेंजेस आएंगी नहीं, क्योंकि अगर आप बजट देखें तो ऑलरेडी उस बजट में एलीट क्लास को पहले ही उन्होंने बाहर निकाल दी है। तो मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में एक ही बात कहता रहा हूँ कि आप उन लोगों पे टैक्स लगाएं जो कि इनकम कमाते हैं, जिनकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है, आप उन पर टैक्स लगाएं। पूरी दुनिया का दस्तूर है कि वो शख्स जो काबिल टैक्स है वही टैक्स अदा करेगा। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से पूरी कौम को उस अजाब में मुब्तला कर दें। और आपका जैसे ये सवाल था क्या वफाकी बजट अवाम की माशी मुश्किलात के खात्मे का रोड मैप साबित हो, इसको ये कहना चाहिए कि क्या माशी मुश्किलात के इजाफे का सबब साबित हो सकता है। ये तो आपने आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी है, उसको टैक्स कर दिया है। और गरीब आदमी जो छोटी सैलरी वाला है, जो 30,000 से लेके 1 लाख तक इनकम है, और ये पाकिस्तान के 80% से ज्यादा सैलरी क्लास है जो इसमें आती है। अब उसको इस जो आपकी टैक्स हाइक है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉलेसनेस है, बैड गवर्नेंस है, इन सारी चीजों को फेस करे। आप मुझे ये बताएं सर, अगर इस सारी बात को समराइज करें नईम साहब, तो फिर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसको मिनोन मानना ही पड़ेगा। ये जैसे तरीन साहब ने कहा है कि ये बजट हुकूमत को पास करने के लिए, इसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। अब आप चाहे जो मर्जी करें, अब आप चीखें मारें, आप तकरीरें करें, जो मर्जी करें, ये बजट पास हो जाएगा और हम 8 साल की तरह रोते रहेंगे, कोई अमली कदम नहीं उठाएंगे, कोई अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं करेंगे। सर फिर तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अब बहस करना ही फजूल है, जब इस बजट ने भी एक्सेप्ट हो जाना है और हम पे ही बोझ गिरना है, तो फिर हम जितना भी शोर मचा लें, जितनी चीखों पुकार कर लें, हमारी सुनवाई नहीं होगी। 19,000 अरब के एक्सपेंडिचर है, और आपकी देखें ना 15,000 अरब की आमदन है, 9,500 आपने बैंकों का सूद देना है, 54% ऑफ योर जो इनकम है वो जा रही है सूद में। तो अब कौन से बजट की बात कर रहे हैं, कौन सी टैक्सेशन की बात कर रहे हैं? ये तो IMF है जो आपको मदद देगा, आपको पैसे देगा, आप आगे चलेंगे, वरना ना तो आपने एक्सपोर्ट में पैसे कमाए, ना आपने फिजिकल रेवेन्यू अपना कलेक्ट किया, ना आपने लोग अपने एक्सपेंडिचर की रिफॉर्म की। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना है। बिल्कुल, अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो बजट किस बात का, फिर फिक्र आप जो मर्जी कर लें। बिल्कुल सर, जो आप बात कर रहे हैं उस पर तो वाकई यही लग रहा है कि अब बहस की नहीं जा सकती, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही एक्सेप्ट होगा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक की जो है वो नेशनल एक्शन प्लान इजलास के हवाले से है, उसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। नाज़रीन अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी एपेक्स कमेटी के इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई है। कुछ इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं अपोजिशन जमातों की। अगर बात की जाए PTI की जानिब से भी एहतजाज किया गया है और कहा गया है कि ऐसे किसी हम ऑपरेशन को नहीं मानते और किसी भी किस्म के ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कोई एपेक्स कमेटी पार्लिमान से बालातर नहीं है, ये मौक़िफ़ अपनाया है PTI ने। जबकि इसके साथ साथ कुछ और भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्यों सियासी जमातों के रहनुमा और अरकान अपनी ज़ाती मफादात को छोड़कर मुल्की मफाद का नहीं सोच रहे, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या है, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आरिफ चौधरी साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे ही कर लेते हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन सामने आ रही है, एक जानिब बजट बहस है, दूसरी जानिब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कितना ज़रूरी है इस वक्त अगर हम मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात करते हैं, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और कुछ शिकवे शिकायत और मुखालफात भी करने का कहा जा रहा है, तो ये इख्तलाफात की सर वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस बारे में तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की इतनी बड़ी सजा ली है कि जो शायद दुनिया में किसी ने दी हो।
पाकिस्तान का हर कोना और जिंदगी का हर शोबा जो है इस दहशतगर्दी से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। लेकिन एक बात जो हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि जो लोग इसकी मुखालफत इस वक्त कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं या कि वो नहीं चाहते कि यहाँ से दहशतगर्दी खत्म हो। उनका नुक्ता नजर जो है उसकी भी अपनी वजूहात और दलाइल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो भी आप एक्शन लेना होता है ये यूं समझे कि एक अंदाज से जंग होती है मुल्क की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ। तो वो दहशतगर्द जो है मुल्क दुश्मन होता है, चाहे वो मुल्क के अंदर का हो या वो बाहर से कोई हमला आवर हो, बैरूनी हमला आवर हो। तो इसको उसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी अफवाज जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोवर्शियल हो, उनके एक्शंस को तमाम जो कौम है वो सपोर्ट कर रही हो और कहीं भी ये शुबा या शायबा ना हो कि ये एक्शन जो है मुआंदनत का शिकार होगा या इसमें सिलेक्टिव एक्शन होंगे। तो इस वजह से जो को वो ये इस वक्त जमातें मुखालफत कर रही हैं उनमें से आपको कोई ऐसी जमात नजर नहीं आती जो पाकिस्तान की दुश्मन हो। बुनियादी तौर पर मसला इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका नुक्ता नजर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम है जो बिल्कुल अपना उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, जो आप बात करें सर ये मैं आगे लेकर जाना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आप आरिफ चौधरी साहब की बात से मुत्तफिक हैं? इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमारा सियासी जमातों का मुल्क से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ हुकूमत से इख्तलाफ है और उनका नुक्ता नज़र डिफरेंट है। तो सर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसमें आई थिंक मैं एक तो ऑप्शन रखूंगा जो मेरे ख्याल है मिलिट्री ने रखी है पोलिटिकल लीडरशिप को, और थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। चार्ज के कंटूर्स हैं और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, वक्त महदूद है हमारे पास। जी, उसमें ऑप्शन ये है कि अगर फौज को आपने हाथ बांध के और दहशतगर्दों के सामने फेंक देना और वो लड़ते रहेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसे ही आर्मी हैज एन ऑप्शन, या पूरे इख्तियारात दिए जाए। नंबर 1 जो लॉज है उनको उस तरीके से मैंने कि श्रीलंका ने किया है, भारत ने किया है, बाकी डेफिनेटली ओनरशिप का है। और अगर आप इस तरह हेयर स्प्लिटिंग करेंगे, आपने कानूनी मुशगाफियों में कंफ्यूज करना है, फौज कैन विड्रॉ, ये मैं बड़ा क्लियर करता हूँ। अपना जाएगी बॉर्डर पे, भारत का बॉर्डर है और अफगानिस्तान बिल्कुल नॉर्मल ड्यूटी करेगी। बाढ़ में गई दहशतगर्दी और बाढ़ में गई पॉलिटिकल डिबेट। सो ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसमें जो अज़्म इस्तेकाम में अभी सामने आए, अज़्म इस्तेकाम में, जिसको लोग मजाक भी करें। चार इसके कॉन्टूर हैं जो जरूरी हैं। नंबर 1 आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, फौज के अलावा भी जो है आई-टेक है, बाकी है। नंबर 2 आपने लॉ अमेंड करने हैं ताकि फैसिलिटेट करें। ये नहीं है कि गैरजन जो सिक्योरिटी है उसमें जाके हर एरा गैरा जाके घुस जाए और वहां पे जलाए और उसको आप बड़ा रूटीन में लें कि शायद ये नॉर्मल आर्सन का मामला है। उसके अलावा जो है इसमें आ जाएगा चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट सीपेक 2 लॉन्च होना है। वी हैव टू इंश्योर कि स्पेशली जो वेस्टर्न रूट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। 2 सेंसिटिव इलाकों से गुजरता है। भारत के जो डेथ स्क्वाड्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, यहाँ भी कार्रवाई करें, उनका कला कमा होना है। एंड देन ऑफ कोर्स इज बेसिकली जो अफगानिस्तान के साथ जो लेट्स से वहां से अगर दहशतगर्दी हो रही जिसके प्रूफ्स भी हैं तो अंदर भी जाके कार्रवाई विद दिस साइड। बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड कर ले, सियासी जमातें शोर मचाती रहें और जो मर्जी कर ले। 2 ऑप्शन है, या पूरी पावर दें आप और या फिर फौज अपना काम करेगी। दहशतगर्दी जाने, सियासतदान जाने, अवाम जाने और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट। ये बड़ा क्लियर मैसेज है आज का और ये आप बेशक कम्युनिकेट कर दें। ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपसे भी यही सवाल है। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कुछ ऑप्शन सामने रखे, कुछ स्टेटमेंट सामने रखी, सर आप भी कंटिन्यू कीजिएगा इसको। देखिए, पहली बात यह है कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 83rd फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बड़ा वाज़ेह बात कर ली गई थी। और दूसरी बात यह है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं ये बिल्कुल सियासी जमातें, कौन कहता है कि सियासी जमातें जो है मुखालफत नहीं है। ये अफवाज मुखालफत के नारे, लोगों के दिलों में नफरतें, लोगों के दिलों में बुग़्ज़, लोगों के दिलों के अंदर दूरियां किसने पैदा की हैं? कौन जानता नहीं है? क्या हम लोग नहीं जानते? क्या हमने नहीं देखा कि अपने ही मुल्क में हमने जो है वो फौजियों की पतलूनों को जो है वो डंडों के ऊपर चढ़ाया हुआ था? ये किसने चढ़ाया था? वो कौन लोग थे? उनके ऊपर अदालत क्यों खामोश है आज तक? क्यों नहीं उनके ऊपर स्टर्न और सख्त किस्म के एक्शन लिए गए
क्या वजह है कि आजकल सिर्फ जो है महरम और मुजरिम के नुक्ते के फर्क से जो है वो कानूनी मूशगाफियां तलाश की जा रही हैं। असल बात यह है कि दहशतगर्दी की जंग को डायरेक्टली आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ फौज के ऊपर निशाना है। जितने दहशतगर्द हैं, चाहे वो BLA के हैं, BLR, BLF के या TTP के, वो खवारजी हों, वो किसको निशाना बना रहे हैं? फौज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। और उनको पॉलिटिकली सोशल मीडिया के ऊपर कौन जो है वो रोजाना जो है वो उनके राह में रुकावटें अदा कर रहा है। ये बताइए कि नेशनल एक्शन प्लान जब बना था ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, तो नेशनल एक्शन प्लान के जो आर्मी के नुकात थे वो तो पूरे हो गए थे। जो बाकी सिविल हुकूमतों के थे, उसके बाद तो PTI की भी हुकूमत आई, उसके बाद इंटरिम हुकूमत भी आई, उसके बाद जो है वो दीगर हुकूमतें भी आई और खुद जो है PDM की हुकूमत आई। क्या उन्होंने क्यों नहीं अमल किया उसके ऊपर? कौन है जिम्मेदार उसका? अगर वो नहीं कर सके तो फिर बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तफाक राय रखता हूं कि फिर जाए भाड़ में दहशतगर्दी और फिर खुद निपटे। किसने CTD को नहीं पनपने दिया? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेड़ा गर्क करके रख दिया। CTD के अंदर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। आपका वहां थाना पकड़ा गया, वो एक थाने को छुड़वाने के लिए CTD का जो है वो फौज के कमांडोज को भेजना पड़ा। एक कप्तान ने छुड़वा लिया। पूरे सूबे की पुलिस और सूबे की CTD जो है वो चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी। मसला यहाँ ये है कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है सामने, लेकिन हम जो है वो यहाँ मुक्ति बाहिनी 2 शुरू करने की जो है वो कोशिशें करते हैं। हम ये बताते हैं गद्दार कौन है, हम उन ट्वीटों के ऊपर शर्मिंदा भी नहीं होते। हम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के ट्वीट करते हैं और जिस तरीके से जो है वो कौमों को तकसीम करते हैं, फिरौन का काम करते हैं, जो कौम को तकसीम करता है। ये क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? कौन है इस सारे पीछे? कौन है जो ये चाहता है कि हुकूमत किसी सूरत ना चले, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो? वो अफवाज के मुतल्लिक जो है वो तमाम ट्रोल्स जिनको जो है बाकायदा PTI की सपोर्ट हासिल होती है, जो अफवाज पाकिस्तान मुखालफत बात करते हैं, क्यों करते हैं? वो ट्रोल क्यों, उनको PTI की सपोर्ट क्यों हासिल होती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, सवाल रखना चाहता हूँ। सही। सजातरीन साहब, सर इस सवाल का जवाब। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं अपने दोनों जो यहाँ बात हुई साहिबीन, में इनकी बातों से इत्तफाक नहीं करता कि इसको छोड़ दिया जाए और पहाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान का काम ही यही है कि हमारी सिक्योरिटी करना। क्या हम मुल्क इन सियासतदानों के हवाले कर दें और इनकी मर्जी पे छोड़ दें? आप मुझे बताएं, क्या मुल्क हम इनके लिए छोड़ दें कि जी आप फैसला कर लें, आप जो कर लें, तो फिर वो वही निकलेगा नताइज जो पहले माजी में निकलते रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ एक्शन हो। पहले भी एक्शन हुआ, पूरी कौम साथ थी। बिल्कुल ऐसे ही पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक्शन हुआ, उसके बाद फिर बाद में भी एक्शन हुआ, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में भी एक्शन हुआ, फिर जब इमरान खान थे उस वक्त भी कार्रवाइयाँ चलती रहीं। एक्शन तो फौज ने करना है। प्रॉब्लम यहाँ बात हुई जी पुलिस की और दीगर इदारों की। बात यह है कि हमारी पुलिस जो है वो हो गई है सारी की सारी सियासी, उसमें सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। जनरल नसीरुल्लाह बाबर के ज़माने में अब्बास खान थे IG पंजाब। में समराइज कर दें, मैं अर्ज करूं, IG पंजाब थे अब्बास खान। उन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी है कि पुलिस में आधे से ज़्यादा सियासी और बदमाश लोग जमा हैं। जब आप ऐसे लोगों को शामिल करेंगे तो किस तरह पुलिस की वो होगी? तो फौज का जो काम है, फौज ने वो करना है, चाहे वो माने या ना माने। इस मुल्क को महफूज रखना फौज का काम है, सियासतदानों का नहीं। सर, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह।